क्वेश्चन नंबर 26 हम क्या कर रहे हैं? हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज कर रहे हैं। ठीक है, हम पता लगा रहे हैं कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से कितना कैश हमारे पास आया और कितना कैश हमारे पास से गया, और नेट कैश फ्लो या फिर नेट कैश यूज्ड हमारा कितना है ड्यू टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। क्वेश्चन नंबर 26 में मैं दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें बैलेंस शीट गिवन है। ये हमारे पास बैलेंस शीट है, ये ओपनिंग फिगर्स हैं और ये क्लोजिंग फिगर्स हैं। हमें फाइंड आउट क्या करना है? कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हमें फाइंड आउट करना है। और क्या गिवन है? नोट्स टू अकाउंट्स गिवन है। नोट्स टू अकाउंट्स क्या होते हैं? नोट्स टू अकाउंट्स होते हैं बेटा बैलेंस शीट में जो हमारे पास मेजर हेड्स होते हैं उनकी डिटेल्स को हम बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। जैसे बैलेंस शीट के अंदर हमें टेंजेबल एसेट्स दिए हुए हैं। अब इस टेंजेबल एसेट्स में कौन कौन से एसेट्स होंगे, तो इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा नोट नंबर 1। और ये रहा हमारा नोट्स टू अकाउंट्स में टेंजेबल एसेट्स। इसके अंदर लैंड है, बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है। ठीक है, तो बैलेंस शीट तो हो गई, यानी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स हो गई हमारी एक मेन बैलेंस शीट। और उसके जो छोटे छोटे हेड्स की डिटेल्स है वो होगी हमारी नोट्स टू अकाउंट्स के अंदर। ठीक है, तो उनको बोलते हैं नोट्स टू अकाउंट्स। ठीक है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो फाइंड आउट करना है। एडिशनल इन्फॉर्मेशन हमें क्या गिवन है? एडिशनल इन्फॉर्मेशन है ड्यूरिंग द ईयर द कंपनी सोल्ड मशीनरी एट बुक वैल्यू ऑफ 1,50,000। 1,50,000 रुपए की मशीनरी कंपनी ने बेची है। ठीक है, 1,50,000 की कंपनी ने बेची है ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, कोई भी इशू नहीं है। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या आते हैं? हमारे फिक्स्ड एसेट्स आते हैं और फिक्स्ड एसेट्स से होने वाली इनकम आती है। तो फिक्स्ड एसेट्स हमें कहाँ दिए हुए हैं? ये देखो, ये रहे यहाँ पर। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी हमारी क्या है? नॉन करंट एसेट्स है। तो ये भी हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में आएगी। ठीक है, तो करते हैं क्वेश्चन अपना स्टार्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं लैंड के बारे में बात करते हैं। तो लैंड बेटा ओपनिंग में भी 3 लाख है और क्लोजिंग में भी 3 लाख है। लैंड ओपनिंग में भी 3 लाख है और क्लोजिंग में भी 3 लाख है। तो इसका मतलब इस पूरे साल में ना हमने सेल किया ना परचेज किया, तो इससे कोई भी कैश फ्लो जनरेट नहीं हुआ। फिर आते हैं बिल्डिंग पर। तो बिल्डिंग हमने देखा ओपनिंग में भी 4 लाख और क्लोजिंग में भी 4 लाख। तो बिल्डिंग की वजह से भी कोई भी कैश फ्लो नहीं हुआ। अब आते हैं प्लांट एंड मशीनरी पर। तो प्लांट एंड मशीनरी में ओपनिंग में 5 लाख की थी और क्लोजिंग में भी 5 लाख है। तो इसमें क्या कोई कैश फ्लो हुआ? इसमें कोई कैश फ्लो अगर हम बोले तो नहीं हुआ। लेकिन जैसे हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ी कि हमने प्लांट एंड मशीनरी में से कुछ प्लांट एंड मशीनरी बेची है 1,50,000 की, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो मैं प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 29, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट। ओपनिंग बैलेंस 5 लाख और क्लोजिंग बैलेंस भी हमारा 5 लाख है। अब हमने 1,50,000 की मशीनरी को बेच दिया, तो कहां पर आएगी एंट्री? यहां पर आएगी बाय बैंक 1,50,000। इस पे प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, ये कुछ भी गिवन नहीं है, तो उसकी एंट्री इसमें हम नहीं कर सकते। ठीक है, 1,50,000 की मशीनरी हमने बेच दी। तो अब करते हैं बैलेंसिंग। बैलेंसिंग में यहां पर आएगा 6,50,000, तो यहाँ पर भी 6,50,000 ही आना चाहिए। तो यहाँ पर जो 1,50,000 का बैलेंस आया ये क्या है? ये है बेटा टू बैंक, यानी ये परचेज है। यानी 1,50,000 की हमने बेची है तो हमने खरीद भी ली है 1,50,000 की। तो 1,50,000 इनफ्लो हो गया, कैश आ गया, और 1,50,000 का ही कैश हमारा आउटफ्लो हो गया, कैश हमारे पास से चला गया। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट ओपनिंग में 3 लाख की है और क्लोजिंग में 5 लाख की है। ठीक है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है हमारे पास, ये रही।
ओपनिंग में 3 लाख और क्लोजिंग में 5 लाख, इसका मतलब हमने 2 लाख की इन्वेस्टमेंट और परचेज कर ली, तभी तो इंक्रीज हुई है इन्वेस्टमेंट। तो ये क्या हो गया, आउटफ्लो हो गया। तो मैं कैश फ्लो स्टेटमेंट बना रहा हूं, इसके अंदर इनफ्लो और आउटफ्लो। तो इनफ्लो में हमने देखा, इनफ्लो में हमने मशीनरी को बेच दिया, मशीनरी सोल्ड, कितने की, 1,50,000 की। फिर आउटफ्लो में हमने देखा हमने मशीनरी खरीदी भी है, कितने की, सेम 1,50,000 की मशीनरी हमने परचेज भी की है। फिर इसके बाद हमने नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी परचेज की है, कितने की, 2 लाख की। ठीक है, देखते हैं नेट कैश फ्लो क्या आएगा, इनफ्लो या फिर यूज्ड। तो 1,50,000 पॉजिटिव है, दोनों नेगेटिव है, तो इसमें हमारा 2 लाख नेगेटिव आया। इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हमारा कैश यूज्ड हो गया, यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नेगेटिव 2 लाख हमारा आया। ठीक है, इसको मैं कैश आउटफ्लो भी लिख सकता हूं, कैश आउटफ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज 2 लाख, ये भी मैं इसको लिख सकता हूं। ठीक है, दोनों चीजें ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, पूरी की पूरी हमें बैलेंस शीट गिवन थी क्वेश्चन नंबर 26 में, और इस बैलेंस शीट में हमें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करनी थी, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को हमने कंसीडर किया। ठीक है, बाकी जो आइटम्स हैं जैसे शेयर होल्डर्स फंड वगैरह, ये सब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आते। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में सिर्फ नॉन करेंट एसेट्स और उन नॉन करेंट एसेट्स से होने वाली इनकम, सिर्फ ये 2 चीजें आती हैं। चलो अब क्या करते हैं, अब मैं थोड़े स्पेशल क्वेश्चन कराने वाला हूँ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के, तो उनको ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, थोड़े अच्छे वाले क्वेश्चंस होंगे और थोड़ी 11th की भी याद आ जाएगी उन क्वेश्चंस को देखकर। चलो, तो मेरे पास है बेटा क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे पास, तो चेक कर लेना तुम्हारी बुक में कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज फाइंड आउट करना है। गिवन क्या है, गिवन मशीनरी गिवन है एट कॉस्ट, मशीनरी एट कॉस्ट 9,50,000 ओपनिंग में और क्लोजिंग में 10 लाख। ठीक है, फिर इसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन है। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन। इसी डेप्रिसिएशन को हम 11th में कहते थे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और हम जानते हैं कि जहां पर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन आ जाता है वहां पर हम डेप्रिसिएशन मशीनरी में से माइनस नहीं करते हैं, बल्कि हम उसको एक सेपरेट अकाउंट में ऐड करते हुए अपने पास रखते हैं। ठीक है, उसी अकाउंट का नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक मिनट बेटा होल्ड कर। चलो बेटा स्टार्ट। अच्छा बेटा, एक गुड न्यूज आई है मेरे पास बिल्कुल जस्ट अभी अभी, मैं थोड़ी देर में उसको शेयर करूंगा, पहले हम इस क्वेश्चन पे करते हैं। तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का मतलब हम जानते हैं, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के केस में क्या होता है कि मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं किया जाता है। ठीक है, मैं वापस रिमाइंड करा रहा हूँ 11th वाला, हम मशीनरी में से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं करते हैं, बल्कि उसको अलग से एक सेपरेट अकाउंट में ऐड करते हुए चलते हैं। इसी सेपरेट अकाउंट का नाम होता है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, और इसी सेम अकाउंट को हम कहते हैं एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अगर हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बना रहे हैं या फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बना रहे हैं, तो इसका मतलब डेप्रिसिएशन मशीनरी में से लेस नहीं हुआ। तो जो मशीनरी का अमाउंट हमें शो हो रहा है वो क्या है, मशीनरी की एक्चुअल कॉस्ट है, यानी जितने की वो परचेज की गई थी उतने की ही वो मशीनरी है। ठीक है, उतने की ही वो मशीनरी हमारी है।
तो अब इसको क्या करेंगे, हम बहुत ध्यान से देखेंगे, ठीक है। इसी तरह के क्वेश्चंस, इसी तरह की एडजस्टमेंट हमारी फाइनल्स में आती है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर इसको स्टार्ट करते हैं। तो मैं गिवन नोट कर रहा हूं, उससे आइडिया हो जाएगा हमें। क्वेश्चन नंबर 22 है मेरे पास। तो गिवन में सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग दोनों यहां पर शो कर रहा हूं। सबसे पहला है मशीनरी 10 लाख, क्लोजिंग में ओपनिंग में 9,50,000। इसके बाद हमारे पास है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 1,50,000 और 1 लाख। ठीक है। फिर है हमारे पास पेटेंट्स। पेटेंट्स भी क्या होता है, हमारा नॉन करंट एसेट ही होता है, 2 लाख और 3 लाख। ठीक है, 2 लाख और 3 लाख। चलो, अब हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन है। एडिशनल इन्फो क्या कह रही है? एडिशनल इन्फो, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग, ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी कॉस्टिंग 90,000, मशीनरी कॉस्टिंग 90,000 with accumulated depreciation rupees 60,000 was sold for 50,000। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे हम। फिर सेकंड इंफॉर्मेशन हमें दी हुई है, पेटेंट्स रिटर्न ऑफ रुपीज 50,000 and a part sold at a profit of रुपीज 40,000। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ है, अब हम मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को देखकर समझ सकते हैं कि ये जो चीजें हैं, ये जो अमाउंट्स हैं हमें मशीनरी के, ये कॉस्ट है। ये क्या है? हमारी कॉस्ट है, यानी इतने की ही मशीनरी हमने परचेज की थी। ठीक है, कॉस्ट क्यों है? क्योंकि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, इसीलिए ये अलग से शो हो रहा है। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द ईयर मशीनरी थी हमारे पास 90,000 की, और उस पर डेप्रिसिएशन था एक्यूमुलेटेड 60,000 का। उसको हमने बेच दिया 50,000 में। ठीक है, तो यानी मशीनरी हमने सेल की है कुछ, जिसपे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 60,000 था। तो अब हमें क्या करना है, इसका अकाउंट बनाना पड़ेगा। हम क्या पता लगाना चाहते हैं? हम पता लगाना चाहते हैं पूरे साल में कितने की मशीनरी बेची और कितने की मशीनरी हमने खरीदी। ठीक है, तो मैं मशीनरी अकाउंट भी बनाऊंगा इसमें, मशीनरी अकाउंट, और साथ में हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनेगा। ठीक है, दोनों अकाउंट्स हमें बनाने पड़ेंगे टू फाइंड आउट कि कितने की मशीनरी हमने बेची और कितने की हमने खरीदी। तो सेम बिल्कुल प्रोविजन वाला टॉपिक याद कर लो, सेम वही होने वाला है इसमें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो पहले ओपनिंग बैलेंस लिख लेते हैं। ओपनिंग बैलेंस था 9,50,000 और क्लोजिंग बैलेंस है 10 लाख। एक्यूमुलेटेड का ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास 1 लाख और क्लोजिंग बैलेंस है 1,50,000। अब बेटा हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि इस साल जो भी डेप्रिसिएशन लगा होगा वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के अंदर रिकॉर्ड हुआ होगा, मशीनरी में से माइनस नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अब ये बोल रहा है कि 90,000 की मशीन थी। 90,000 की मशीन किस में शो हो रही होगी? यहाँ पर शो हो रही होगी 9,50,000 में। और इस पे डेप्रिसिएशन कितना लग चुका है अभी तक? 60,000। कहां पर शो हो रहा होगा? इसके अंदर शो हो रहा होगा। ठीक है, उसको हमने बेचा है 50,000 में। तो क्या करेंगे, पहले जो मशीनरी हम बेच रहे हैं उसका डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड से निकालकर मशीनरी अकाउंट में हम डालते हैं। तो 60,000 का डेप्रिसिएशन है, तो टू मशीनरी अकाउंट मैं निकाल रहा हूं इसमें से 60,000 का डेप्रिसिएशन।
और इसको कहां पर ट्रांसफर कर रहा हूं, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, यहां पर मैंने ट्रांसफर कर दिया। तभी तो मशीनरी में से माइनस होगा ना पहले डेप्रिसिएशन। तो जैसे ये डेप्रिसिएशन मैंने यहाँ पर ट्रांसफर किया तो मशीनरी कितने की रह गई, 90 में से 60 माइनस कर दो, मशीनरी हमारी बच गई 30,000 की। अब 30,000 की मशीनरी को कितने में बेचा हमने, 50,000 में। तो यहाँ पर मैंने एंट्री की बाय बैंक 50,000। हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, 30,000 की मशीनरी को 50,000 में बेचा है तो प्रॉफिट हो गया, और प्रॉफिट आता है हमारा डेबिट में टू प्रॉफिट एंड लॉस 20,000, टू प्रॉफिट एंड लॉस 20,000। ठीक है, ये एंट्री हमारी होगी। अब क्या करना है हमें, कुछ भी नहीं करना, और कोई ट्रांजैक्शन इसमें है ही नहीं। सर क्या इसमें डेप्रिसिएशन आएगा, नहीं बेटा इसमें तो डेप्रिसिएशन आएगा ही नहीं, वो तो यहाँ पर जाएगा जो चार्ज हुआ होगा इस साल। तो इस अकाउंट को हम यहीं पर क्लोज करेंगे। बैलेंसिंग करते हैं तो क्रेडिट साइड मुझे ज्यादा लग रही है, तो ये हो गई 11,10,000, तो यहाँ भी 11,10,000, तो ये हो गया 9,70,000। तो 9,70,000 माइनस करो 11,10,000 में से, तो ये हो गया 1,40,000 की हमने और खरीदी है इस साल टू बैंक। तो हमने परचेज भी की है। तो हमें क्या पता चला कि हमने परचेज की है 1,40,000 की और सेल की है 50,000 की। तो कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो हमें दोनों पता चला है। ठीक है, ये समझ में आया बेटा, यहां तक कोई डाउट? सबको समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है इसमें अभी? नहीं पूछना है, ठीक है। अब इस अकाउंट का क्या करेंगे, इस अकाउंट को भी क्लोज करेंगे। इस अकाउंट को क्लोज करने के लिए बैलेंसिंग करेंगे, तो ये आया हमारा 2,10,000 माइनस कर देंगे 1 लाख, तो ये आएगा 1,10,000। ये 1,10,000 क्या है बेटा, ये हमारा डेप्रीसिएशन है जो इस साल चार्ज हुआ है। टोटल डेप्रीसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर 1,10,000। तो क्या इसका कोई यूज होगा, नहीं, इसका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कोई यूज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह से ना तो कैश आया और ना ही कैश गया, तो यहाँ पे इसका कोई भी यूज नहीं होने वाला। ठीक है, तो हमें क्या मिला, हमें कैश इनफ्लो मिला 50,000 और कैश आउटफ्लो मिला मशीनरी से 1,40,000। तो इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। तो यहाँ पर आएगा हमारा इनफ्लो और यहाँ पर आएगा हमारा आउटफ्लो। तो हमने क्या बोला, मशीनरी सोल्ड 50,000, 50,000 की मशीनरी हमने बेची, और मशीनरी बॉट 1,40,000, 1,40,000 की हमने परचेज की। ठीक है, आगे चलते हैं। अब आते हैं सेकंड नॉन करेंट एसेट पे, यानी पेटेंट्स पर। तो पेटेंट्स के अंदर हमने देखा कि ओपनिंग में 3 लाख थे और क्लोजिंग में 2 लाख है। ठीक है, पेटेंट्स कभी बेचे नहीं जाते। जो हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं उनको हम बेच नहीं सकते, खरीद सकते हैं लेकिन बेच नहीं सकते, तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखें। पेटेंट्स के बारे में हमें क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, पेटेंट्स के बारे में बोला हुआ है कि 50,000 के पेटेंट्स राइट ऑफ किए, राइट ऑफ किए यानी खत्म कर दिए, लॉस हो गया, और एक पार्ट हमने बेचा है पेटेंट्स का 40,000 के प्रॉफिट में। ठीक है, इसमें बेच भी दिया। चलो, तो क्या करना पड़ेगा हमें बेटा, पेटेंट्स का अकाउंट हमें बनाना पड़ेगा। ठीक है, जब तक हमें ये ना बोला हो कि पेटेंट्स बेचे हैं तब तक हम नहीं मानते कि पेटेंट्स बिक गए। कोई भी इंटेंजिबल एसेट जब तक गिवन ना हो कि हमने बेच दिया, तब तक हम उसको सोल्ड आउट नहीं मानते। तो ओपनिंग बैलेंस हमारा कितना पेटेंट्स का, 3 लाख है, और क्लोजिंग बैलेंस 2 लाख है। ठीक है, अब हमने क्या किया, 50,000 के राइट ऑफ कर दिए। राइट ऑफ करने का मतलब खत्म कर दिए, लॉस हो गया। तो 50,000 के पेटेंट्स में राइट ऑफ कर रहा हूं, कम हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे 50,000 बाय प्रॉफिट एंड लॉस। लॉस हुआ है ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस से ही इसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद बोला हुआ है कि पेटेंट्स का एक पार्ट
40,000 के प्रॉफिट में बिका है, 40,000 के प्रॉफिट में बिका है, यानी वो ज्यादा में बिका होगा, 40,000 का प्रॉफिट है। तो हमें कितने का बिका है वो, ये तो अभी हमें मालूम ही नहीं है, लेकिन प्रॉफिट कितना हुआ है हमें 40,000 का, तो मैंने एंट्री कर दी 40,000। पैसे कितने में बिका ये नहीं मालूम, तो इसका बैलेंसिंग करेंगे। बैलेंसिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा 3,40,000, ये भी 3,40,000। तो बैलेंसिंग करते हैं, 250 माइनस करो, तो इसका मतलब हमने वो 90,000 में बेचा है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा इनफ्लो हो गया, परचेज तो इसमें आया ही नहीं है, सिर्फ सेल आया है। तो हमारा क्या होगा, पेटेंट्स, सॉरी इनफ्लो में सोल्ड कितने का, 90,000 का। चलो बस यही ट्रांजेक्शन थी, तो देखते हैं अब हमारा कितना आया। तो कितना आया, 1,40,000 टोटल इनफ्लो आया और 1,40,000 टोटल आउटफ्लो आया। तो इसका मतलब नेट कैश इनफ्लो या आउटफ्लो कितना आया, नील। यानी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से ना तो ओवरऑल कोई कैश गया और ना ही कोई कैश आया। ठीक है, तो हमारे इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो आया नील, जीरो। अब बोलो बेटा, इस क्वेश्चन में किसी को भी डाउट हो तो अभी डिस्कस कर लो। ठीक है, 11th की तरह ही हमने ये मशीनरी अकाउंट बनाया है, तो किसी को नहीं समझ में आया तो मुझसे अभी डिस्कस कर लो। बोलो, वेट कर रहा हूँ। सबको समझ में आ गया? ठीक है, तो सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या करते हैं, इस टॉपिक के सबसे लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे लास्ट क्वेश्चन, तो होमवर्क में ये वाला सेम क्वेश्चन करोगे। मेरे पास है ये क्वेश्चन नंबर, बिल्कुल सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन नंबर 23 एंड क्वेश्चन नंबर 30, ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम इसी तरह के क्वेश्चन हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31, इस टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं गिवन लिख देता हूं। गिवन में हमें परचेज गिवन है डायरेक्ट और सोल्ड गिवन है। तो इसमें सबसे पहले मशीनरी है हमारे पास। मशीनरी हमने 6,20,000 की परचेज की और 2 लाख की सेल कर दी। फिर इसके बाद इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट 2,40,000 की परचेज हुई है और 80,000 की सोल्ड हो गई। फिर इसके बाद है गुडविल, 1 लाख की परचेज हुई है, बेची नहीं है। फिर इसके बाद है पेटेंट्स, खरीदे नहीं है लेकिन बेचे हैं 1,50,000 की। ठीक है, ये डाटा हमें दिया हुआ है। फिर इसके बाद कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो मैं डिस्प्ले करता रहूंगा। अब हम क्या करते हैं, हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना है, हमें फाइंड आउट करना है कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। तो मैं कैश फ्लो का फॉर्मेट बना रहा हूँ। ये हो गया हमारा इनफ्लो और ये हो गया हमारा आउटफ्लो। ठीक है, तो क्या करते हैं, हमेशा हम एडिशनल इंफॉर्मेशन से ही स्टार्ट करते हैं। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन एक बार देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन डिबेंचर्स, यानी हमारे पास डिबेंचर्स भी थे हेल्ड एज इन्वेस्टमेंट, यानी डिबेंचर्स हमारी कंपनी के नहीं थे, हमने किसी और कंपनी के खरीदे हुए हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए इन्वेस्टमेंट या फिर नॉन करेंट एसेट हो जाएगा। उस पे हमें इंटरेस्ट रिसीव हुआ है 8,000 का। तो ये जो इंटरेस्ट आया है ये क्या हो जाएगा, ये इनफ्लो हो जाएगा हमारे लिए इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो मैंने इसको किस में लिखा, इनफ्लो में लिखा। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 8
8,000, ठीक है, 8,000 इनफ्लो हो गया। आगे चलते हैं और देखते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारे पास इंटरेस्ट पेड ऑन डिबेंचर्स। अब हमने डिबेंचर्स पे इंटरेस्ट पे किया है। पे क्यों किया है? क्योंकि ये इशूड डिबेंचर्स हैं, यानी हमारी कंपनी के ऊपर ये लोन है। ठीक है, कंपनी जो इशू करती है डिबेंचर्स, वो कंपनी के ऊपर लोन होता है, और लोन से होने वाली कोई भी एक्टिविटी वो हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं आती है। वो किस में जाती है? वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में जाती है। 3 तरह की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। तो ये जो इंटरेस्ट पे किया है या फिर डिबेंचर इशू किए हैं, ये सब फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में आएगा, यानी पैसे लेने वाली एक्टिविटीज में आएगा। चलो थर्ड पे आते हैं, डिविडेंड रिसीव्ड ऑन शेयर्स हेल्ड इन इन्वेस्टमेंट। अब हमने डिविडेंड रिसीव किया है। डिविडेंड रिसीव क्यों किया होगा? क्योंकि किसी कंपनी के शेयर्स हमने खरीदे हुए हैं। तो ये क्या हो जाएगा? एसेट हो जाएगा, और एसेट से होने वाली इनकम हमारी इनफ्लो होती है 20,000, तो ये मेरा इनफ्लो में आएगा। डिविडेंड रिसीव्ड 20,000, ठीक है। आगे चलते हैं, देखते हैं। फिर इसके बाद फोर्थ है डिविडेंड पेड ऑन इक्विटी शेयर कैपिटल। अभी हमने पे किया है किस पे? इक्विटी शेयर कैपिटल पे। तो इक्विटी शेयर कैपिटल तो हमारा एसेट होता ही नहीं है, तो इसीलिए ये 30,000 इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में नहीं आएगा। ये कहां पर जाता है? ये फाइनेंसिंग एक्टिविटीज में जाता है। चलो अब आते हैं फिफ्थ पर। अ प्लॉट ऑफ लैंड वॉज परचेज्ड। हमने कोई लैंड परचेज किया था, फॉर इन्वेस्टमेंट परचेज किया था, यानी पिछले किसी साल में किया होगा, ठीक है। उसको हमने रेंट पे दे दिया, और रेंट कितना आ रहा है? 50,000। तो ये क्या है? ये नॉन करेंट एसेट से इनकम हो रही है ना हमें, तो ये 50 आएगा, इनफ्लो में आ जाएगा। रेंट रिसीव्ड 50,000, ठीक है। चलो तो एडिशनल इंफॉर्मेशन की सभी एंट्रीज हम कर चुके हैं। अब हमें क्या करना है? अब हमें अपने गिवन डाटा देखना है। तो अब क्या करना है? मशीनरी की एंट्री करनी है, इतने की बेची, इतने की परचेज की, इतने की बेची। तो मशीनरी बॉट सोल्ड क्या हो जाएगा? हमारा इनफ्लो हो जाएगा, तो 2 लाख रुपए आए हमारे पास। फिर इसके बाद मशीनरी बॉट, ये क्या हो जाएगा? ये आउटफ्लो हो जाएगा, तो नेगेटिव में आएगा 6,20,000। फिर देखते हैं, इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 80,000 की बेची है और 2,40,000 की खरीदी है, तो इन्वेस्टमेंट सोल्ड 80,000 इनफ्लो हो जाएगा, और इन्वेस्टमेंट बॉट 2,40,000 आउटफ्लो हो जाएगा। फिर आते हैं गुडविल। गुडविल सिर्फ परचेज किया, तो गुडविल क्या हो जाएगा? आउटफ्लो। पैसे चले जाएंगे ना, तो जब परचेज करेंगे तो 1 लाख नेगेटिव में चला जाएगा। फिर इसके बाद है पेटेंट्स। पेटेंट्स हमने बेचे हैं, तो पेटेंट से हमें इनफ्लो होगा 1,50,000। तो टोटल इनफ्लो कितना हो गया? चेक करते हैं। 2,30, 4,30, 5,08,000 ये टोटल इनफ्लो है, ठीक है। टोटल आउटफ्लो कितना हो गया? 6, 7, 8, 9, 9,60,000 टोटल आउटफ्लो हो गया, 9,60,000। तो हमारा क्या आएगा? कैश यूज्ड आएगा। कैश यूज्ड कितना? 960 में से 58 माइनस कर दो, तो ये आएगा 4,52,000। ये क्या आया? कैश यूज, यानी ये नेगेटिव में है, यानी इतना हमारे पास से नेट कैश चला गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की वजह से। सबको क्लियर है? किसी को कुछ पूछना है बेटा इस क्वेश्चन में? कोई भी डाउट? क्वेश्चन नंबर 31 था ये हमारा। किसी को नहीं पूछना कुछ भी? सब कुछ समझ में आ गया अच्छे से? मनप्रीत, सार्थक, आदिति?